नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैले महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन ब दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून और कुछ रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि खबरों में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर में बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण की ताजा रिपोर्ट की। तो आपको बता दें कि देश में 56,000 के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या। 24 घंटे में सामने आए 3,390 नए केस। जी हम बात करें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,390 नए केस सामने आए हैं और 109 लोगों की जान गई है। इस नए आंकड़े के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 56,000 के पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 56,342 हो गई है। इनमें से 37,916 केस एक्टिव हैं और 16,539 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि महामारी से 1,886 लोगों की जान भी गई है। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि हरियाणा सरकार का ऐलान, प्रवासी श्रमिकों को एक हफ्ते में 100 रेलों और 5,000 बसों से मुफ्त घर पहुंचाएंगे। जी आपको बता दें कि हरियाणा के सीएमओ द्वारा शुक्रवार शाम प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी दी गई है। सरकार ने घर जाने के इच्छुक प्रवासी श्रमिकों को अगले 7 दिनों में संबंधित राज्यों तक मुफ्त पहुंचाने का वादा किया है। सीएमओ ने ट्वीट किया कि प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए 100 रेलगाड़ियां व 5,000 बसों को चलाया जाएगा। किराया नहीं लगेगा, बल्कि पूरा खर्चा हरियाणा सरकार उठाएगी। सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा से अब तक के 23,452 प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न रेलगाड़ियों व बसों के माध्यम से उनके गृह राज्यों में पहुंचाया जा चुका है। बहरहाल मनोहर सरकार ने बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के लिए और बस ट्रेन चलाने जा रही है। और इस संबंध में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया है कि बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश व पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए 100 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि देश में सर्वदलीय सरकार बनाने का समय आ गया है। अब अकेले पीएम मोदी, भाजपा के बस की बात नहीं। आपको बता दें, मार्कंडेय काटजू ने कहा है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जिस तरह से रेलवे ट्रैक पर मजदूरों के ऊपर मालगाड़ी चढ़ गई और 16 मजदूरों की इस हादसे में जान चली गई, उसके बाद पूरा देश इस घटना से आहत है। जिस तरह से प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की वजह से तमाम मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उस बीच ये हादसा उन पर दुखों का पहाड़ लेकर आया है। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी है। और इस ट्वीट में काटजू ने सुझाव दिया है कि सभी दलों की सरकारों का गठन होना चाहिए। दरअसल फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने इस हादसे पर ट्वीट करके लिखा कि ये बहुत ही दुखद घटना है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए जस्टिस काटजू ने लिखा है कि ये अब साफ है कि देश की समस्या अब बहुत बड़ी हो गई है, जिसे पीएम मोदी और भाजपा अकेले संभाल नहीं सकती है। और अब बता दें कि मूडीज का है अनुमान कि इस वित्त वर्ष 0% रह सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ। जी हम बात करें कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने शुक्रवार को कहा है कि कोरोना वायरस के संकट की वजह से वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारत की आर्थिक वृद्धि शून्य रह सकती है। व्यापक वित्तीय घाटे, उच्च सरकारी ऋण, कमजोर सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे और एक नाजुक वित्तीय क्षेत्र इस ओर इशारा कर रहे हैं कि 2020 और 21 में भारत की ग्रोथ 0% पर ठहर सकती है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने कोविड-19 महामारी से उपजे संकट को लेकर भारत के विकास के पूर्वानुमान में कटौती की है। हालांकि एजेंसी ने कहा है कि 2022 में ये तेजी से वापसी करेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ 6.6% तक जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो भारत को मंदी के संकट से निपटने में बड़ी मदद मिलेगी।
और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि गुजरात ने नहीं स्वीकारे अपने 1200 मजदूर, उन्हें महाराष्ट्र से पहुंचाने का खर्च कांग्रेस ने उठाया। जी हम बात करें कि कोरोना लॉकडाउन के बीच मुंबई लंबे समय से फंसे प्रवासी मजदूरों को स्वीकारने से उनकी राज्य सरकारें कतरा रही हैं। ऐसे ही राज्य में शामिल गुजरात की विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली सरकार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट ने जमकर निशाना साधा। थोराट ने शुक्रवार को कहा कि हमारा पड़ोसी भाजपा शासित राज्य गुजरात मुंबई में महीनों से फंसे अपने प्रवासी कामगारों को वापस बुलाने से हिचक रहा है और इन मजदूरों को गुजरात में एंट्री नहीं दी जा रही है। थोराट ट्वीट करते हुए बोले कि महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी श्रमिकों का मुद्दा दिन ब दिन गंभीर होता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार गुजरात वापस जाने के इच्छुक प्रवासियों के यात्रा खर्च का भुगतान करने के लिए तैयार है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके बावजूद गुजरात सरकार उन्हें SIC स्वीकार नहीं कर रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया कि गुजरात सरकार ने कच्छ में अपने गाँव जाने के लिए मुंबई में फंसे 1200 गुजराती प्रवासी श्रमिकों को अनुमति नहीं दी है। हालांकि थोराट ने यह भी आरोप लगाया कि गुजरात के साथ साथ ओडिशा, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्यों ने भी अपने प्रवासी श्रमिकों को वापस आने से मना कर दिया है। थोराट बोले, गुजरात के अलावा ओडिशा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक सरकारें भी महाराष्ट्र में फंसे अपने ही श्रमिकों को स्वीकार नहीं रही है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस इस आगे बढ़ रही है कि जो जिस राज्य के हैं उनको उस राज्य में भेजा जाए, तो कांग्रेस के लिए क्या ये बहुत ही सराहनीय कार्य है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब जो अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में 3 साल के लिए खत्म हुए सारे श्रम कानून। जी हम बात करें कि लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने विभिन्न श्रम कानूनों से राज्य के उद्योगों को छूट देने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है और ये छूट 3 साल के लिए प्रभावी होगी। इस अध्यादेश के चलते कंपनियां कभी भी किसी को नियुक्ति कर सकती हैं और कभी किसी को हटा सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मीटिंग में उत्तर प्रदेश में कुछ श्रम कानूनों से अस्थायी छूट का अध्यादेश 2020 को पारित किया है। इसके तहत प्रदेश में उद्योग, कारखानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए 38 श्रम नियमों में 1000 दिवस यानी 3 वर्ष तक के लिए अस्थायी छूट प्रदान की गई है। अब इस अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की समक्ष भेजा गया है और इस अध्यादेश में करार के साथ नौकरी करने वाले लोगों को हटाने, नौकरी के दौरान हादसे का शिकार होने और समय पर वेतन देने जैसे 3 नियमों को छोड़कर अन्य सभी श्रम कानूनों को 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1973 और मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 5 समय पर मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार, ये कानून प्रभावी रहेंगे। और आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जारी बयान में ये भी कहा गया है कि श्रम कानूनों में बच्चों और महिलाओं से संबंधित प्रावधान लागू होते रहेंगे। अन्य श्रम कानून जो औद्योगिक विवादों को निपटाने, श्रमिकों व ट्रेड यूनियनों के साथ और काम करने की स्थिति, ठेका व प्रवासी मजदूर से संबंधित है, उन्हें 3 साल तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अब अगली खबर में आपको बता दें कि बिग बॉस फेम देवोलीना का कुक निकला कोरोना पॉजिटिव, होम क्वारंटाइन हुई गोपी बहू, सोसाइटी हुई सील। जी हम बात करें कि पूरा देश इस वक्त कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है और ऐसे में खबर आ रही है कि टीवी की मशहूर अभिनेत्री और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट देवोलीना भट्टाचार्य का कुक कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसकी वजह से अभिनेत्री को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। दरअसल देवोलीना का कुक सोसाइटी में कई लोगों के घर पर काम करता था, जिसके कारण देवोलीना की बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। देवोलीना के हाथ पर होम क्वारंटाइन का स्टैम्प भी लगाया गया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि पूरे मई माह तक महाराष्ट्र में लागू रह सकता है लॉकडाउन, उद्धव ठाकरे ने दिए हैं संकेत। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण से पूरा देश लड़ रहा है और इस संक्रमण ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है, जबकि 56,000 से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। संक्रमण को देखते हुए देश में 17 मई तक का लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि वे इस लॉकडाउन को पूरे मई माह तक लागू रख सकते हैं। प्रदेश सरकार मुंबई, पुणे की स्थिति पर
लगातार नजर बनाए हुए है। जहां प्रदेश के 90% कोरोना संक्रमित लोग हैं, ऐसे में प्रदेश सरकार उन इलाकों में लॉकडाउन को मई तक लागू रखने पर विचार कर रही है जो कि रेड जोन के अंतर्गत आते हैं। उद्धव ठाकरे ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए सर्वदलीय बैठक की, जिसमें तमाम दलों के नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए हैं कि प्रदेश में जो इलाके रेड जोन में आते हैं वहां पर लॉकडाउन मई माह के अंत तक लागू रह सकता है, ताकि यहां कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। बता दें कि अकेले महाराष्ट्र में तकरीबन 18,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। सर्वदलीय बैठक में मनसे चीफ राज ठाकरे ने कहा कि एसडीआरएफ के जवानों को कंटेनमेंट जोन में तैनात किया जाए। मुंबई कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आता है। और अब बता दें कि शराब बिक्री पर बैन लगाने वाली याचिका को एससी ने किया खारिज। कहा होम डिलीवरी पर सरकार करे विचार। जी हम बात करें कि देश में कोरोना महामारी को रोकने के लिए 24 मार्च से देश में लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते लगभग सभी व्यवसायिक गतिविधियां ठप हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में सरकार ने कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जिसमें शराब की दुकानें भी शामिल थी, लेकिन शराब की दुकानों पर भारी भीड़ देखने को मिली थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों को बंद कराने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों पर भीड़ के कारण शारीरिक दूरी के उल्लंघन को लेकर दायर याचिका पर आदेश देने से मना कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकारें परोक्ष बिक्री जैसे ऑनलाइन या होम डिलीवरी पर विचार कर सकती है। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि शराब की दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है, दुकानें कम हैं और शराब खरीदार ज्यादा हैं। इनकी वजह से आम आदमी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता। और वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में शराब की बिक्री के लिए शुरू हुए ई टोकन की भारी डिमांड, पोर्टल हुआ ठप। जी आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री के लिए ई टोकन सिस्टम लागू कर दिया है। सरकार ने ये सिस्टम शराब की दुकानों पर लग रही भीड़ के मद्देनजर लिया है, ताकि दुकानों पर नियमानुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके। इसके लिए सरकार ने एक वेब लिंक जारी किया है, जिस पर जाकर शराब खरीदने के लिए टोकन लिया जा सकता है। इससे आपको नजदीक की दुकान से शराब खरीदने के लिए समय मिल जाएगा और आपको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। अब इस ई टोकन सिस्टम पर भी इतना दबाव है कि कई जगहों से इससे काम न करने की बात सामने आई है। आपको बता दें शुक्रवार को इस पोर्टल पर कई लोग एक्सेस नहीं कर पाए हैं और कई लोगों ने जब इस पर क्लिक किया तो सर्वर एरर उन्हें दिखा। माना जा रहा है कि इस ऐप पोर्टल पर दबाव बहुत पड़ जाने से और हजारों लोगों के इस एक्सेस करने की वजह से ऐसा हो रहा है। इसको लेकर दिल्ली सरकार की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। और वहीं अब आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद ने सीएम योगी से पूछा, लॉकडाउन में शराब की दुकानें खुल सकती हैं तो मंदिरों के दरवाजे बंद क्यों हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन 3 में शराब की दुकानें खोले जाने के बाद अब मंदिरों को भी आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की मांग उठने लगी है। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा है। उन्होंने कहा कि जब शराब की दुकानें खोली हैं तो दिवालिया के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए क्यों बंद रखे गए हैं। उन्होंने योगी सरकार से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी छोटे बड़े मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की मांग की। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि औरंगाबाद हादसे पर बोले राहुल गांधी, मजदूरों के साथ हो रहे व्यवहार पर सरकार को आनी चाहिए शर्म। जी हम बात करें कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पटरी के रास्ते मध्य प्रदेश स्थित अपने घर जा रहे प्रवासी मजदूरों को मालगाड़ी ने रौंद दिया और इस हादसे में 16 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रेलवे के मुताबिक हादसा सुबह 5:15 बजे और औरंगाबाद जालना रेलवे लाइन के पास हुआ। यहाँ पर श्रमिक पटरी पर आराम कर रहे थे और जान जाने वालों में से कई बच्चे भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों की जान जाने पर दुख जताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मालगाड़ी से कुचले जाने से मजदूर भाई बहनों के जान जाने की खबर से स्तब्ध हूँ। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको फिर से याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। और दोस्तों में अगली खबर आ रही है वंदे भारत मिशन के हवाले से कि 9 दिनों में 14,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट करेगी एयर इंडिया। ये है पूरा शेड्यूल। जी आपको बता दें कि चीन से शुरू हुई कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है, जहां अब तक के 40 लाख के करीब लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और इस महामारी की वजह से कई देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन कर रखा है, जिस वजह से वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हुए, जिन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है। और इस मिशन के तहत 9 दिनों के अंदर 12 देशों में फंसे 14,000 भारतीयों को एयरलिफ्ट किया जाएगा।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक 7 से 15 मई तक दूसरे देश में फंसे भारतीयों को निकालने का काम किया जाएगा। और इस बीच एयर इंडिया 12 देशों के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। एयर इंडिया ने अपनी बुकिंग शुरू कर दी है। जो वापस आना चाहते हैं वो टिकट बुक कर सकते हैं। और अब अगली खबर आ रही झारखंड से। आपको बता दें कि झारखंड में पान मसाला की बिक्री, उत्पादन और भंडारण पर 1 साल की रोक। जी आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की सरकार ने आज एक बड़ा फैसला करते हुए झारखंड में 11 कंपनियों के सभी तरह के पान मसाले की बिक्री, उसके उत्पादन और भंडारण पर अगले 1 साल तक के लिए पूरी तरह से रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि सरकार ने कई जिलों से 31 तरह के पान मसालों का सैंपल लिया था और जांच में पता चला कि इन सभी में मैग्नीशियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में है। मैग्नीशियम कार्बोनेट न केवल हृदय के लिए बेहद ही हानिकारक है, बल्कि फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के मानक के मुताबिक इसका पान मसाला में उपयोग करना भी वर्जित है। और अब अगली खबर बता दें कि दिल्ली के अलग अलग रैन बसेरों में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर रवाना हुई स्पेशल ट्रेन। जी हम बात करें कि पूरे देश में लॉकडाउन 3 चल रहा है। इस बीच थोड़ी सी ही सही सरकार ने रियायत भी दी है। हालांकि लॉकडाउन के बढ़ने के बाद से पलायन का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया था, जिसको देखते हुए अलग अलग राज्यों से दिल्ली में फंसे मजदूरों के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाई गई है। शुक्रवार को दिल्ली से बिहार के लिए पहली ट्रेन 1200 मजदूरों के साथ रवाना हुई है। ये मजदूर दिल्ली के अलग अलग रैन बसेरों में रह रहे थे। इससे पहले दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए भी एक ट्रेन रवाना हुई थी। दिल्ली में प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अब बता दें कि 7 राज्यों से 17 ट्रेनें आज आएंगी बिहार। 20,000 लोगों की होगी घर वापसी। जी हम बात कर रहे हैं कि देश के विभिन्न राज्यों से बिहार के प्रवासियों को घर लौटने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बिहार में शुक्रवार को 7 राज्यों से 17 ट्रेनें बिहार आएंगी। इन ट्रेनों में 20,629 प्रवासी मजदूर और छात्र आएंगे। वहीं गुरुवार को राज्य के विभिन्न स्टेशनों पर 24 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहुंची, जिनमें 28,467 प्रवासी मजदूर और विद्यार्थी आए थे। लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे बिहार वासियों को वापस लाने की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्र व राज्य सरकार के स्तर पर इसका खाका तैयार किया जा रहा है। इस बाबत शुक्रवार को मगध आयुक्त असंगबा चुआ आओ की अध्यक्षता में गया एयरपोर्ट पर अधिकारियों की बैठक हुई। इसके बाद दोपहर 1 बजे से बोधगया स्थित BTMC के सभागार में अधिकारियों के साथ भी आयुक्त चर्चा करेंगे। इधर विदेश से गया एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले यात्रियों के निबंधन व पूर्ण सुरक्षा के साथ उन्हें होटलों व विभिन्न संस्थानों में पहुंचाने और उनके वहां आवासन व भोजन की बेहतर व्यवस्था करने को लेकर आयुक्त ने विभिन्न कोषांगों का गठन किया है। और अब जान लेते क्या है देश भर में मौसम का हाल। अगले 24 घंटे में देश के कई राज्यों में बिगड़ेंगे मौसम। आ सकता है आंधी तूफान, अलर्ट जारी। जी हम बात करें कि पूरा देश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो वहीं देश के कई राज्यों में हो रही बेमौसम बरसात ने किसानों को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से खेतों में भारी पानी भर गया है, जिसकी वजह से सब्जियों को नुकसान पहुंच रहा है। तो वहीं स्काईमेट ने कहा है कि आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उसने अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, तटीय कर्नाटक और अंडमान निकोबार में बारिश के साथ कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बौछारें गिरने का अनुमान जताया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट से टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।